बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसका हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, इस अध्याय के अंदर हमने विभिन्न देशों में हुई क्रांतियों के बारे में अध्ययन किया और राष्ट्रवाद के बारे में देखा। यानी विभिन्न जगहों पर, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, हर स्थान पर क्रांतियां हुई और उन क्रांतियों का मुख्य कारण था राष्ट्रवाद। यानी लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और उस राष्ट्रवाद के कारण उन्होंने क्रांति की और गणतंत्र की स्थापना हुई। अब देखिए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद आज हमारा ये अगला विषय है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। और इसमें हम शुरुआत करेंगे कि राष्ट्रवाद में बदलाव, यानी उसका चेहरा ही बदल गया। बच्चों, 19वीं सदी के अंत तक आते आते स्थिति यह हो गई कि जो प्रारंभ में यानी शुरू के अंदर जो राष्ट्रवाद था वो अब उसका बिल्कुल चेहरा ही बदल गया। अब वो राष्ट्रवाद वैसा रहा ही नहीं, ना उसमें आदर्शवादिता थी, ना उसमें उदारवाद था, ना उसमें जनतंत्र था, यानी कुछ भी वैसा नहीं था जो प्रारंभ में था। कारण क्या था कि अब राष्ट्रवाद जनतंत्र की मांग की बजाय साम्राज्यवादी विचारों की तरफ बढ़ चुका था। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक जाते जाते राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी पहले केवल राष्ट्रवाद को गणतंत्र प्राप्ति के लिए, राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए राष्ट्रवाद जागृत हुआ था अधिकांशतः मध्यम वर्ग के लोगों के बीच में। लेकिन अब वो राष्ट्रवाद वैसा नहीं था, न उसका आदर्शवादी रूप था, यानी वो वैसा आदर्शवादी रहा ही नहीं था जो अच्छे लक्ष्यों के लिए था, न वो उदारवादी था, यानी उसमें अच्छी चीजों की प्राप्ति की भी मांग नहीं थी, और गणतंत्र की मांग तो अब उनकी समाप्त हो ही चुकी थी। यानी हम यह कह सकते हैं कि अब इसका जो रूप था वो बहुत सीमित लक्ष्यों का और संकीर्ण विचारों का हो चुका था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। और आप ये देखिए कि जो ये राष्ट्रवादी समूह थे, विभिन्न राष्ट्रवादी समूह, इनके बीच की उदारता भी अब समाप्त हो चुकी थी। जैसे पहले एक दूसरे के बीच में बहुत उदार हुआ करते थे, ये एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अब वो इनके राष्ट्रीय समूहों के राष्ट्रवादी जो समूह थे उनके बीच की उदारता अब समाप्त हो गई थी और अब तो ये एक दूसरे से हमेशा लड़ने के लिए ही तैयार रहते थे। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूहों की एक दूसरे के प्रति उदारता समाप्त होती चली गई और वे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और आप देखिए कि जो यूरोपीय साम्राज्यवादी राज्य थे, जो बड़े प्रभुत्वशाली राज्य थे, इन्होंने जो इनके अधीन लोग थे उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का या राष्ट्रवाद की भावनाओं का सदैव अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में ही उपयोग में लिया था। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। अब बाल्कन क्षेत्र पर पहुंचते हैं हम। बाल्कन क्षेत्र की विशेष स्थिति देखिए आप कि ये जो बाल्कन क्षेत्र था, यहां 1871 के बाद में स्थिति बड़ी विकट हो गई और सारी यूरोपीय जो शक्तियां थी, बड़ी बड़ी शक्तियां, उनके लिए बाल्कन क्षेत्र था वो एक बहुत ही तनाव का स्रोत बन गया। यानी यहां तनाव ही तनाव पैदा हो गया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। और इसका कारण क्या था? इसके विभिन्न कारण थे, लेकिन शुरुआत से हम देखें तो पहली बात तो यह है कि जो पूरा बाल्कन क्षेत्र था, इसकी भौगोलिक स्थितियां बहुत भिन्न भिन्न थीं। यानी अलग अलग प्रकार के स्थितियां थीं, कहीं समतल था, कहीं पहाड़ थे, कहीं जंगल थे, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थितियां थीं। और यहाँ पर जातियां भी विभिन्न प्रकार की रहती थी अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र था ये। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता भी थी। और आप ये देखिए कि आधुनिक जो आज के बड़े बड़े राष्ट्र हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, चाहे यूनान है, चाहे स्लोवाकिया है, चाहे मैसिडोनिया है, चाहे बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्र हैं, वो
इसके भाग थे इस बाल्कन क्षेत्र के। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, ये इतने सारे बहुत बड़े बड़े जो आज के राष्ट्र हैं वर्तमान के, वो उस समय इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर आते थे। और इन सबको स्लाव कहा जाता था, ये सब स्लाव कहलाते थे। यद्यपि इसका बहुत बड़ा सारा जो क्षेत्र था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी जो बाल्कन क्षेत्र था, जो बहुत विस्तृत क्षेत्र था और इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। अब जब इस क्षेत्र के अंदर, बाल्कन क्षेत्र के अंदर, जब रोमानी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, यानी अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने लोक नृत्य से, अपने लोक गीतों से लोगों का उस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जब वहां पर फैलने लगी, और उसी समय ऑटोमन साम्राज्य का विघटन भी हुआ, ये दोनों काम लगभग एक साथ ही हुए। ऐसा होते ही वहां पर क्या हुआ कि जो स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गई, क्योंकि सब जो राष्ट्र थे, इसके अधीन जो जगह थी, जो राज्य थे, वो सब आपस में एक दूसरे से टकरा करके और उससे बाहर निकलने के इच्छुक होने लगे। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। यद्यपि 19वीं सदी के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य है, उसने इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर काफी कार्य करने की कोशिश की, उसको अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वहां पे उन्होंने आधुनिकीकरण की सारी जो चीजें थी वो प्रारंभ की, और उसके अलावा जो आंतरिक सुधार के कार्यक्रम थे वो भी किए, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ज्यादा असर नहीं हुआ और स्थिति वैसी की वैसी ही रही। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। और आप ये देखिए, एक के बाद एक करके बहुत सारे जो बाल्कन क्षेत्र थे वो उससे बाहर निकलते चले गए और वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लग गए, यानी उसकी अधीनता उन्होंने छोड़ दी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अब ये जो बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे, इन्होंने अपनी आजादी और स्वतंत्रता का मुख्य कारण अपनी राष्ट्रीयता को माना, राष्ट्रीयता को आधार मान करके उन्होंने ऐसा किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने इतिहास को भी खोजा। जो ये बाल्कन क्षेत्र के लोग थे, जो ऑटोमन साम्राज्य से अधीनता से बाहर निकलते जा रहे थे, स्वतंत्र होते जा रहे थे, उन्होंने अपने इतिहास को भी देखा और इतिहास के द्वारा उन्होंने ये बताया कि हम पूर्व में स्वतंत्र थे, बाद में हमको विदेशी ताकतों ने अधीन कर लिया था, इसलिए हम तो स्वतंत्र ही रहेंगे, हमें स्वतंत्र किया जाए। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया और इसके लिए उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि कभी वे स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया था। हमको तो परतंत्र किया गया है, हम तो पहले स्वतंत्र थे, हमारा अलग से राष्ट्र था। इस बात को कहते हुए उन्होंने अपने इतिहास के द्वारा इस बात को बताया। अब ये जो बाल्कन राज्य थे, ये जो संघर्ष कर रहे थे, इस संघर्ष का उन्होंने नाम दिया कि भाई हम तो हमारी जो आजादी जो खो चुकी है, उस आजादी को वापस प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी उन्होंने इस संघर्ष को अपनी खोई हुई आजादी को पुनः प्राप्त करने के रूप में देखा था। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों में अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के संघर्ष के रूप में देखा था। और जैसे जैसे इन स्लाव समूहों की पहचान और स्वतंत्रता को ये परिभाषित करने लग गए, वैसे वैसे ही स्थिति और भी ज्यादा टकराहट भरी होती चली गई, क्योंकि ये अपने अपने इलाकों को कि ये इलाका मेरा है, ये क्षेत्र इतना बड़ा है, ये इलाका मेरा है, और उसके अलावा वो स्वतंत्रता कि हम तो पहले से ही स्वतंत्र होने चाहिए थे, हम पूर्व में भी स्वतंत्र थे,
इस प्रकार से जब उन्होंने उसको परिभाषित करना प्रारंभ किया तो इनमें आपस में भी एक दूसरे से टकराहट वाली स्थिति शुरू हो गई। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। ये जो बाल्कन राज्य थे ये आपस में एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, और एक दूसरे के क्षेत्रों को हथियाने की कोशिश में लगे रहते थे कि यानी ये इसके क्षेत्र तक मैं कब्जा कर लूं, उसके क्षेत्र में मैं कब्जा कर लूं। इस प्रकार से इनमें आपस में भी संघर्ष रहता था और यही इनकी ईर्ष्या का मुख्य कारण था। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। और अब परिस्थितियां और भी ज्यादा जटिल तब हो गईं जब यूरोपीय शक्तियां थीं, जो बड़े राष्ट्र थे जिन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, उन्होंने आकर के भी बाल्कन क्षेत्र के अंदर अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यानी उनमें भी आपस में कि मैं इस बाल्कन क्षेत्र को ज्यादा हथिया लूं, मैं ज्यादा ले लूं, इस बात की उनमें भी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी किस चीज की? ये जो यूरोपीय शक्तियां थीं, ये यूरोपीय शक्तियां पहले से ही इनमें व्यापार में, वाणिज्य में, उपनिवेशों को हथियाने में, उसके अलावा नौसेना में बनाने में, सेना के इन सब चीजों में इनकी आपस में एक दूसरे से होड़ रहती थी कि मेरी सेना बड़ी हो, मेरी नौसेना बड़ी हो, मेरा व्यापार ज्यादा दूर तक हो, मेरे उपनिवेश ज्यादा हो। इस प्रकार से इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा सदैव से ही चलती आ रही थी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। और जब बाल्कन क्षेत्र का मामला नया उभर करके सामने आया कि ये यहां पर टकराहट है, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथिया सकते हैं, तो खुल करके इनकी प्रतिस्पर्धा थी वो खुल करके सामने आ गई। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुल करके सामने आ गई। और आप देखिए कि रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगरी वाला जो पूरे के पूरे ये बड़ी बड़ी जो शक्तियां थीं, ये बाल्कन क्षेत्र के अंदर अपने आप को अधिक स्थापित करने के लिए और दूसरे के प्रभुत्व को समाप्त करने की कोशिश में लगातार प्रयत्नशील रहती थी कि यानी मेरा अधिकार यहां ज्यादा हो जाए और इसका अधिकार कम हो जाए। यानी आपस में इनकी टकराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि यहां इन शक्तियों के कारण आपस में बहुत सारे युद्ध हुए इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर, और इन युद्धों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की नींव लगी। यानी प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के कारण हुआ। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब बच्चों देखिए, आपको एक ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र है। ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र है, और इस मानचित्र के अंदर वो सारी चीजें दिखाई गई हैं जिससे उनके साम्राज्य के बारे में बताया गया है। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन का एक समय ऐसा एक छत्र पूरे विश्व पर राज्य था, बहुत सारे उसके उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों के ऊपर उसका सब जगह शासन था। ऐसे कहते हैं कि ब्रिटेन का कभी भी सूरज ही नहीं उगता था, यानी कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होता था जहां पर दिन होता था। यानी बहुत विस्तृत क्षेत्र पर उनका साम्राज्य फैला हुआ था, और उसी साम्राज्य का वर्णन करता हुआ, उसके गुणगान करता हुआ ये चित्र है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर इसके अंदर फरिश्ते हैं। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई दिए गए हैं। इधर और उधर दोनों तरफ फरिश्ते हैं और वो स्वतंत्रता को बताते हुए हैं। और बीच का जो भाग है, अग्रभाग, यहां पर एक ब्रिटानिया को बिठा रखा है, एक व्यक्ति के रूप में, एक राष्ट्र को, ब्रिटेन राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में, एक रूपक के रूप में दिखाया हुआ है, और वो यहां पर बैठा है।
और वो पूरे भूमंडल के ऊपर उनका राज है, इसको बता रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड पर यानी पूरे पृथ्वी के एक चित्र के ऊपर बैठा हुआ है, यानी वो पूरे विश्व पर अपने साम्राज्य को दर्शा रहा है। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। और देखिए इसमें उपनिवेशों को भी दिखाया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हाथी के रूप में दिखाया है, शेर के रूप में दिखाया है, और आदिम समुदायों के रूप में, वनों के रूप में दिखाया गया है। यानी उन्होंने उपनिवेशों को क्या बताया है? असभ्य के रूप में, असंस्कृत के रूप में। यानी सारे जो उनके उपनिवेश थे वो असभ्य थे, वो असंस्कृत थे, वो उनको जंगलियों की तरह बताया है, जबकि वो स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत और बहुत पढ़े लिखे मानते थे। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाया गया है, और दुनिया का प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। यानी पूरे दुनिया पर उनका प्रभुत्व है, यह अपने आप में उनके ब्रिटिश राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है, वो इसको बहुत गौरव का मानते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का गुणगान करते हुए, यशगान करते हुए एक मानचित्र आपको दिखाया गया है, जो उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताता है कि पूरा संसार उनका गुलाम है और वो उन सब के ऊपर है। उन्होंने पूरे संसार पर अपना अधिकार कर रखा है। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, अब हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि अब जो राष्ट्रवाद है वो साम्राज्यवाद में जुड़ चुका है। यानी पहले राष्ट्रवाद तो केवल किस लिए था? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र राज्य निर्माण के लिए, गणतंत्र बनाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवाद था। लेकिन अब राष्ट्रवाद का रूप बिल्कुल बदल चुका था, वो अब साम्राज्यवाद के साथ जुड़ चुका था, और साम्राज्यवाद के साथ जुड़ने के कारण वो ऐसी स्थिति हो गई कि जो अनेक बड़े राष्ट्र थे यूरोप के, वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील होने लगे। उपनिवेशों के साथ साथ वो एक दूसरे के ऊपर भी अधिकार करने की कोशिश और उसके प्रभुत्व को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था, जो महाविनाश था, यानी यूरोप के लिए वो महाविपदा लेकर के आया था। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया था। और इसी बीच एक नई बात और प्रारंभ हो गई कि जो 19वीं सदी के अंदर साम्राज्यवाद के कारण बहुत सारे उन्होंने जो उपनिवेश बना लिए थे, वो उपनिवेश भी अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग करने लग गए, विद्रोह करने लग गए, संघर्ष करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसी बीच विश्व के अनेक देश, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। और इनका जो विरोध था, इन उपनिवेश वालों का जो विरोध था, वो राष्ट्रवादी था। वो राष्ट्रवादी इसलिए था क्योंकि वो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तो विद्रोह कर रहे थे, उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे थे। इसलिए जो उनका विरोध था इन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, वो अपने आप में बिल्कुल राष्ट्रवादी था। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, वे इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो कोई साम्राज्यवाद विस्तार की बात नहीं कर रहे थे, वो तो अपने राष्ट्र को ही स्वतंत्र कराने के लिए कोशिश में लगे थे। और ये इनके अंदर जो उपनिवेश वाले जो राज्य थे, उनके अंदर भी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई थी। और वो भावना उनमें कहां से आई थी? वो भावना उन्होंने साम्राज्यवाद के विस्तार के दौरान ही इन्हीं लोगों से सीखी थी कि कैसे उनके अंदर सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना आई। और उस भावना से पहले उन्होंने अपने राज्य को गणराज्य या राष्ट्र राज्य बनाया, और उसके बाद वो साम्राज्य विस्तार की तरफ अग्रसर हुए। इस प्रकार से उन्होंने भी ये साम्राज्यवाद से ही सामूहिक राष्ट्रीय एकता की बात को सीखा था। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद की प्रक्रिया में उभरी थी। और देखिए, उन्होंने कहीं भी जो यूरोप के राष्ट्रवाद के जो सिद्धांत थे, या यूरोप में जिस प्रकार का राष्ट्रवाद था, उसको उन्होंने कहीं भी दोहराया नहीं।
क्योंकि सबके अपने अलग अलग और विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद थे जो उन्होंने स्वयं ही अपने विकसित किए थे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। लेकिन एक विचार जो सब तरफ आ गया था कि अब जो ये समाज है इनको राष्ट्र राज्यों के रूप में गठित किया जाना चाहिए, ये सब तरफ सार्वभौमिक और सबकी सहमति वाला हो चुका था। यानी अब सभी इस बात को मानने लग गए थे कि जो भी समाज हैं, जो भी उपनिवेश हैं, जो गुलाम हैं, वो अब राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित होने चाहिए, उनकी एक स्वतंत्र पहचान होनी चाहिए, और ये सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया था, यानी अब ऐसा होना ही चाहिए। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से इस अध्याय के अंदर क्रांतियों के द्वारा लोगों ने अपने पहले गणतंत्र की स्थापना की और उसके बाद वो साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ गए। और इसके लिए सबसे जो प्रमुख चीज थी जो शुरू से और अंत तक चली वो थी राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद पहले उनका अपने देश के लिए था, अपने राष्ट्र के लिए था, और बाद में वो साम्राज्यवाद के लिए हो गया था। यानी इस अध्याय के अंदर हमने राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों को, उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया, और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम विराम लेते हैं और अब अगले भाग में इस अध्याय का जो अभ्यास प्रश्न हैं हम उनको करेंगे। धन्यवाद।